अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। पिछले दिनों अमरीकी हमारे नुमाइंदगान में जब 368 लोगों ने पाकिस्तान के इंतखाबात के हवाले से एक करारदाद मंजूर की और कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबात को प्रोब करना चाहिए और पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात की तहकीकात होनी चाहिए कि इसमें कितनी धांधली हुई, इसको पाकिस्तान ने बड़ा बुरा माना। अब पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने पहले इस पर एक बयान जारी किया और कहा कि ये पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें मुदाखलत है और पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम से अदम वाकफियत का नतीजा है। और उसके बाद फिर एक करारदाद, जवाबी करारदाद भी मंजूर की गई पाकिस्तान की असम्बली से। और उस करारदाद के बाद अगरचे नजम सेठी साहब ने ये ख़बर दी और उन्होंने कहा कि ये करारदाद पास करने के फ़ौरन बाद इसहाक डार अमरीकी सफ़ीर के पास गए और उनसे जाकर उनको वजाहत की कि जनाब आप इसका बुरा ना मानिएगा, ये मजबूरी थी हमारी, हमने मजबूरन किया है और पाकिस्तान में सियासत करने के लिए मजबूरियां हैं, ऑप्टिक्स हैं, उसके लिए हमें ये करना पड़ा, तो आप इसको सीरियस ना लीजिएगा, इसको बुरा ना मानिएगा। और साथ ही साथ मीडिया पर यह इल्ज़ाम भी लगाया कि ये जो अमरीकी ईमान नुमाइंदगान में हुआ है ये दरअसल पैसे खिलाए गए हैं या लॉबिंग की गई है, या ये तहरीक इंसाफ ने डॉलर्स खर्च किए हैं और उसके ज़रिए इन्होंने इन्फ्लुएंस किया है उन सेनेटर्स को कि जो पाकिस्तान के हवाले से मुखालिफत का नज़रिया रखते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 368 लोगों को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है तो क्या, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद लोग अगर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को किसने रोका है कि वो अपने मुफाद के लिए भी इन लोगों को इन्फ्लुएंस करें और लॉबिंग फर्म्स हायर करें। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हुई है, अब एक मुकम्मल खामोशी हुकूमत के यहाँ छाई हुई है। अब कोई जवाब नहीं दे रहा कि अब ये जो कुछ हुआ है इस पर क्या तौजीह वो बयान करते हैं। अब जो देखिए अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने जो बयान जारी किया है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो वर्किंग ग्रुप है अक़वाम मुत्तहिदा का, इसको किसने इन्फ्लुएंस किया है? क्या इसको भी तहरीक इंसाफ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने डॉलर्स खर्च करके इन्फ्लुएंस किया है? क्या इसको भी कहा गया है और ये भी क्या अक़वाम मुत्तहिदा भी बिकाऊ माल है? हुकूमत पाकिस्तान को लगता है या पाकिस्तानी सियासतदानों को जो बदकिस्मती से हुकूमत में आ गए हैं उन्हें लगता है कि जैसे वो खुद बिकाऊ माल हैं, इस तरह सब बिकाऊ माल हैं और सब बिक जाते हैं। अब ये बताएं कि ये जो वर्किंग ग्रुप है अक़वाम मुत्तहिदा का, आर्बिट्रेरी डिटेंशन वर्किंग ग्रुप, आर्बिट्रेरी डिटेंशन वर्किंग ग्रुप, ये जो ग्रुप है इसको किसने इन्फ्लुएंस किया है? ये कह रहा है कि इमरान खान को कैद में रखना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, आलमी कवानीन के मुनाफी है और यानी आलमी कवानीन इस तरह से सज़ा देने को की मुखालफत करते हैं जिस तरह से इमरान खान को सज़ा दी गई है कानूनी तकाज़े पूरे करने के बगैर। फिर वो कहते हैं कि इस कैद की कोई कानूनी बुनियाद मौजूद नहीं है। इमरान खान को जिन केसेस में सज़ा दी गई है, आज अब देखें ना, अब इद्दत केस में इमरान खान अंदर है। अब क्या वो जाहिल हैं? अब आप बयान दें, आप कहें कि जी पाकिस्तान के जो इद्दत के जो इस्लामी कवानीन हैं उनसे अदम वाकफियत का नतीजा है ये जो डिटेंशन वर्किंग ग्रुप जो है अक़वाम मुत्तहिदा का आर्बिट्रेरी डिटेंशन वर्किंग ग्रुप, इसने गलत फहमी की बुनियाद पर ये कह दिया। कहें ना, बयान दें, अक़वाम मुत्तहिदा के खिलाफ भी बयान दें हुकूमत पाकिस्तान। किस किस को रोकेंगे, किस किस को मना करेंगे? वो कहते हैं कि बज़ाहिर लगता है कि इसका मकसद इंतखाबात लड़ने के लिए इमरान खान को नाअहल करना है, ये वो कह रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए और इजाले का हक दिया जाए। इमरान खान को रिहा करने के बाद इजाले का हक दिया जाए, यानी उसको इजाला किया जाए और उसके लिए भी आलमी कवानीन मौजूद हैं कि किसी शख्स को अगर नाहक कैद हो जाए तो उसको कैसे उसका इजाला किया जा सकता है। वो कहते हैं कि आलमी कवानीन के मुताबिक इजाला किया जाए और मुआवजे का हक दिया जाए। कैद की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान से अमल दरामद करने का फ़ौरन मुतालबा किया गया है कि उनको जो है वो फौरी तौर पर रिहा करके जो उनके साथ ज्यादती हुई है उसको इजाला किया जाए। अब इसको रिस्पॉन्ड अभी तक हुकूमत ने नहीं किया। हुकूमत को चाहिए कि दफ्तर ख़ारजा या हुकूमत पाकिस्तान या वजारत ख़ारजा या कोई भी रेलिवेंट फोरम पे इसकी मुखालफत में बयान दे और कहे कि अक़वाम मुत्तहिदा गलत कह रहा है और हम अक़वाम मुत्तहिदा की बात को नहीं मानते। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसकी कोई हैसियत नहीं है हमारी नज़र में। हमारी अदालतें जो 140वें नंबर पर हैं वो ज़्यादा बड़ी हैं और उनको जो है वो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो इस बयान है, और ये बयान गलत है। इस तरह का बयान या दे या फिर इस पर हुकूमत को अमल दरामद करना पड़ेगा। तो दबाव बढ़ रहा है, आलमी दबाव बढ़ रहा है हुकूमत के ऊपर। इंटरनल प्रेशर तो ऑलरेडी है। इंटरनल प्रेशर सिर्फ सियासी क़ुव्वतों का नहीं है, अवाम का नहीं है। चले अवाम को कौन खाते में लाता है, अवाम की क्या औकात है। यहाँ पर कारोबारी अफराद का प्रेशर है,
चाइना ने पिछले दिनों आकर यहाँ पर कहा था कि मुल्क में अदम इस्तेहकाम ख़त्म किया जाए, इस्तेहकाम पैदा किया जाए और तमाम सियासी जमातें मिलकर काम करें। यहाँ पर जो है वो जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं, आरिफ हबीब जब मिले थे वज़ीर-ए-आज़म से, उन्होंने कहा था आरिफ हबीब साहब ने कि जनाब अडयाला के लोगों से भी हाथ मिलाएं तो कारोबार आगे चलेगा। अब इंटरनल प्रेशर को तो कोई खाते में नहीं ला रहा, लेकिन अब एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो भी हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर बढ़ता जा रहा है और अक़वाम मुत्तहिदा का जो स्टेटमेंट है वो आपने देख लिया है और इसको यूँ नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, इसको सर झटक कर इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो फिर इसका फॉलोअप करेंगे, कुछ अर्से बाद दोबारा इस तरह का बयान जारी करेंगे। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो मेरा ख्याल है कि अहमियत की हामिल हैं। दूसरी बात यह है कि आज पहली बार चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का वोटिंग के ज़रिए इंतखाब होने जा रहा है। देखिए, मैंने थंबनेल पे लिखा है कि 2 फैसले जो हैं वो बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे पाकिस्तान के ऊपर। 2 फैसले, एक तो मखसूस नशस्तों का मामला है जिसमें काजी फैसल साहब अपना माइंड दिए चले जा रहे हैं। कल जस्टिस जमाल खान मंदुखैल साहब ने भी किसी हद तक बताया कि वो बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं। अब पता नहीं मामला 7 उधर जाते हैं या 7 इधर आते हैं, ये तो पता चलेगा आज, लेकिन आज ये केस कंक्लूड होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है और हमें दिखाई दे रहा है कि जो काजी फैसल साहब हैं वो तो अपना जहन बनाए बैठे हैं, अब अंदाज़ा नहीं है कि बाकी कितने जजेस जो हैं वो क्या फ़ैसला देते हैं। दूसरी तरफ हमें जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात और मखसूस नशस्तें ना दिए जाने और 13 जनवरी के सुप्रीम कोर्ट के फैसले, काजी फैसल साहब के बल्ला छीनने के फैसले पर भी कुछ जजेस के यहाँ बड़े तहफ़्फ़ुज़ात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल फैसला जो भी हो, दोनों सूरतों में इसका बड़ा इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर होगा। अगर मखसूस नशस्तें हुकूमत को दे दी जाती हैं तो यकीनी बात है कि काजी फैसल साहब की फिर एक्सटेंशन का मामला ज़ेर गौर आएगा और 2/3 अक्सरियत के नतीजे में हुकूमत जो है वो काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन देगी और जो तबाही फिर इस मुल्क में होगी वो अल्लाह ही उससे बचाए। और अगर वो नहीं होता, काजी ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हक़ में चला जाता है तो भी इसके सियासी असरात होंगे, हुकूमत के मौक़िफ़ को धचका लगेगा, पार्लियामेंट के अंदर जो है वो तब्दील होगी, एक पोजीशन, पार्टी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो उसके भी एक इम्पैक्ट होगा। लेकिन दूसरी खबर जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस का इंतखाब, जिसको जुडिशल कमीशन जो है वोटिंग के ज़रिए, पहली बार हो रहा है कि वोटिंग के ज़रिए से चीफ जस्टिस का इंतखाब होने जा रहा है। आम तौर पर सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस जो हैं, सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है, जो कि इस केस में लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस शुजात अली खान बनते हैं। लेकिन नहीं, हुकूमती जो मेंबर्स हैं या ख़ास तौर पर हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि जो जज का इंतखाब है वो सीनियर मोस्ट का ना किया जाए, यानी मनपसंद जज को लगाना, चाहे सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब उस सिलसिले में आप देखिए कि जस्टिस आलिया नीलम के लिए हुकूमत की निगाह इंतखाब है कि वो जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाए, जो कि 30 नंबर की जज है। और अगर ऐसा होता है तो पहले दोनों जज जो हैं वो सुपरसीड हो जाएंगे, घर को चले जाएंगे। इससे एक रास्ता खुल जाएगा। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, इससे किसी भी जज से जान छुड़ाने का एक रास्ता खुल जाएगा। हालांकि जज को इस तरह से उसके ओहदे से बरतरफ करना या हटा देना ये कोई मजाक नहीं है। इस तरह तो फिर जज को हटाने का पूरा एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तरीक़ाकार मौजूद है, उसी को फॉलो किया जाता है। लेकिन ये एक आसान चोर रास्ता ढूंढ लिया जाएगा। मसलन फ़र्ज़ करें आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी अच्छे नहीं लगते, तो आप क्या करेंगे कि आप आमिर फारूक साहब को ऊपर भेजेंगे सुप्रीम कोर्ट में और किसी तीसरे चौथे नंबर के जज को उठाकर जज बनाएंगे, चीफ जस्टिस बनाएंगे और उसमें फिर ये होगा कि मोहसिन अख्तर कियानी बहुत आराम से चुपचाप सुपरसीड हो जाएंगे, घर चले जाएंगे। तो यूँ तो आपको अगर कोई सीनियर जज जिससे आपको लग रहा होगा कि ये तो चीफ जस्टिस बनेगा और ये हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगा, उसको घर भेजना बहुत आसान हो जाएगा। तो अब जुडिशल कमीशन के मेंबर्स आज वोट करेंगे और फैसला करेंगे कौन चीफ जस्टिस बनेगा। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है, इससे बड़ा ख़तरनाक रास्ता खुलेगा। ये पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम को तबाह बर्बाद करने वाली बात है। और अगर ऐसा होता है तो और जस्टिस आलिया नीलम चीफ जस्टिस बन जाती हैं, जस्टिस आलिया नीलम का मुझे ज़ाती तौर पर उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिस्टम तबाह बर्बाद हो जाएगा, सिस्टम ख़राब हो जाएगा। आलिया नीलम के चीफ जस्टिस बनने से एक नया एक पैटर्न सेट हो जाएगा, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस बनाने का रास्ता खुल जाएगा। जिस सियासी जमात को जो बंदा पसंद होगा उसको वो चीफ जस्टिस लगा देगी। तो ये जो रास्ता खुलेगा, ये रास्ता कतन
पाकिस्तान के जो पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसकी सर्विस नहीं करेगा, बल्कि उसमें मज़ीद तबाही लेकर आएगा और पसंद नापसंद के लोगों को ऊपर लाने का रास्ता खुलेगा। और फिर जब कोई पसंद का बंदा ऊपर आता है तो वो फिर अपनी मज़ीद मराहत मांगता है और उसके लिए फिर वो मज़ीद सर्विसेज भी देता है। तो यूँ एक बाहमी रजामंदी के साथ दोनों तरफ से चीज़ें चलती रहती हैं, जैसा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में भी किसी हद तक चीज़ें दिखाई दे रही हैं। बल्ले का फ़ैसला दिया काजी फ़ाइसा साहब ने, बल्ला छीनने का फ़ैसला दिया काजी फ़ाइसा साहब ने। इसके अलावा जो एक उनके पास दरख्वास्त आई थी लेवल प्लेइंग फील्ड वाली, उसमें उन्होंने बहुत डंडी मारी। फिर अदालती अमले को जो अफसरान हैं, जो इंतखाबी अफसरान लगाने का मामला था कि जी अदालत से अमला लिया जाए, एग्जेक्टिव से ना लिया जाए, उसमें काजी फ़ैसल साहब ने बहुत जो है वो क्या कहूँ मैं उनके लिए मुनासिब अल्फाज कि उन्होंने जिस तरह से एक तरफ़ा फ़ैसला दिया, सुने बगैर PTI को, उमैर नियाज़ी को सुने बगैर, बाक़िर नजफ़ी साहब को रगेदा, उमैर नियाज़ी को भी रगेदा और कहा कि कौन है ये उमैर नियाज़ी, क्या ये वही नियाज़ी तो नहीं है, इज़ दिस नियाज़ी रिलेटेड दैट नियाज़ी। इस तरह की बातें उन्होंने की और फैसला दिया और फिर हमने देखा कि इलेक्शन में क्या तबाही हुई। तो इस तरह का निज़ाम जो है वो चलता है जब फिर आप अपने जो पसंदीदा लोगों को अपॉइंट कर देते हैं या हम ख्याल लोगों को लेकर आते हैं, तो ये एक निज़ाम की तबाही होगी खुदा न खास्ता अगर इस तरह से हो जाता है, जिसके लिए आज पूरी कोशिश की जाएगी और पूरा ज़ोर लगाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मुनाफिकत पीपल्स पार्टी की भी उरूज पर है। आवाम की बात करते हैं, लेकिन अभी कुछ दिन पहले नाराज़ हुए और पता चला कि अपने लिए तो अब रोज़ नई चीज़ें सामने आ रही हैं। पहले हमें पता चला कि 5 ज़िले मांग लिए हैं पंजाब में कि जी 5 ज़िलों में हमारा डिप्टी कमिश्नर लगाएं, DPOs लगाएं, पहले ये पता चला। अब आहिस्ता आहिस्ता पता चल रहा है कि जनाब और भी शराइत थी पीपल्स पार्टी की। अब बाजू मरोड़ के हुकूमत का अपनी मर्ज़ी की चीज़ें मंजूर करवा ली हैं। मसलन कमेटियाँ जो हैं वो 9 कमेटियाँ पीपल्स पार्टी डिज़र्व करती है। पीपल्स पार्टी 9 कमेटियाँ डिज़र्व करती है, 11 ले ली हैं, 2 एक्स्ट्रा ले ली पीपल्स पार्टी ने हुकूमत का बाजू में रोड के हम बजट में फिर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा पीपल्स पार्टी की एक तरमीम थी इस बिल में, फाइनेंस बिल में, और वो तरमीम थी कि जी अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराहत में इजाफा किया जाए, वो भी मंजूर करा लिया। अरकान असम्बली की तनख्वाहों और मराहत में इजाफा भी मंजूर करा लिया। ये सबको सूट करता है, नून लीग को भी सूट करता है, तो उन्होंने भी इस पर फ़ौरन तो हामी भर ली। लेकिन ये पीपल्स पार्टी की तरमीम थी। मैंने कल शैला रज़ा साहबा से पूछा, मैंने कहा कि जी आपने ये क्यों कराया? उन्होंने कहा कि जी 2 लाख रुपए की तनख्वाह है, 1,70,000 और फिर कुछ मराहत, उसमें मेरा गुजारा हमारा नहीं हो रहा और बड़ी मुश्किल पेश आ रही है, गुजारा नहीं हो रहा। तो मैंने कहा कि जो 36,000 रुपये तनख्वाह लेता है उसको जो 20-25,000 रुपये का बिल भेजते हैं उसमें गुजारा हो रहा है। तो बिजली इतनी महंगी है, आपने वादा किया था कि 300 यूनिट फ्री देंगे। आज पीपल्स पार्टी के पास ये मौका था, वो कहते हैं कि जी या तो लोगों को 300 यूनिट बिजली फ्री दें वरना हम बिल पर दस्तखत नहीं करेंगे, वरना हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वरना हम फाइनेंस बिल पास नहीं होने देंगे। यूं अगर ये शर्त रखते तो वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त करा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं कराई। उन्होंने अपनी तनख्वाहों में मराहत में इजाफा करना ज़्यादा पसंद किया, उसको चूज़ किया कि अपनी मराहत में इजाफा कर लिया जाए। पीपल्स पार्टी ने इसको चूज़ किया और यानी लोगों से जो वादा किया था, मंशूर में शामिल किया था 300 यूनिट बिजली, उसका जिक्र तक नहीं है। अपनी मराहत में यानी 300 यूनिट मुफ्त करने का मुद्दा पीपल्स पार्टी ने नहीं उठाया। अरकान असम्बली के लिए तनख्वाह मराहत में इजाफा कर लिया, 9 के बजाय 11 कमेटियाँ ले ली, 5 अज़ला के डिप्टी कमिश्नर मांग लिए, 5 अज़ला के DPOs मांग लिए, मर्जी का PSDP ले लिया, मगर 300 यूनिट बिजली के लिए आवाज़ उठाना पीपल्स पार्टी भूल गए। तो ये है पीपल्स पार्टी की मुनाफिकत। आखिरी बात यह है कि पाकिस्तान तरह तरह के चैलेंजेस का पाकिस्तान को सामना है, इसी में से एक दहशतगर्दी अस्करियत पसंदी भी है। अब लंडी कोतल, जहाँ पर पिछले दिनों एक सहाफ़ी खलील जिब्रान को भी मारा गया, इस लंडी कोतल में जो कि पेशावर से महज आधे घंटे की ड्राइव पर है, लंडी कोतल में अब हुआ ये है कि स्नूकर क्लब को जला दिया गया है। स्नूकर क्लब क्या है? एक स्पोर्ट्स है जहाँ ना कोई बेहयाई होती है ना कुछ और, ये एक खेल है। ये जैसे क्रिकेट एक खेल है, लेकिन यहाँ पर स्नूकर क्लब को जला दिया गया है और लैपटॉप की दुकानें बंद करा दी गई हैं। जैसे कि लैपटॉप कोई फितना हो, जैसे कि लैपटॉप कोई तबाही का बायस हो, जैसे कि लैपटॉप कोई नस्लें ख़राब करने वाली चीज़ हो, जैसा कि लैपटॉप कोई जो है वो गैर इस्लामिक चीज़ हो। लैपटॉप की दुकानें बंद करा दी गई हैं, पैम्फलेट्स तकसीम किए गए हैं, कहा गया है कि बात ना मानी गई तो इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। ये हुआ है जनाब लंडी कोतल में, और हुकूमत
जो है वो कान लपेटे सो रही है। शायद अस्करियत पसंद जो हैं वो ज़ोर पकड़ रहे हैं, अस्करियत पसंद जो हैं और शिद्दत पसंद जो हैं वो अपने रिट को इस्टाब्लिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हुकूमत के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। शायद कोई जवाज़ पैदा किया जा रहा है, इनको ढील दे के, इनके लिए नरमी करके, इन पर एक्शन ना लेके कोई जवाज़ पैदा किया जा रहा है कि फिर कोई ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। तो ये बहुत ही तशवीशनाक बात है। मेरा ख्याल है कि सारी चीज़ों को छोड़कर सबसे पहले इस तरह के अस्करियत पसंदों को से निमटने और अपनी रिट को इस्टाब्लिश करने की ज़रूरत है, वरना खुदा न खास्ता ये बात बढ़ती है तो इसके नताइज पाकिस्तान पहले बहुत बुरी तरह से भुगत चुका है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।